स्टीम है 20 बार प्रेशर है, 20 बार प्रेशर एंड 360 डिग्री टेम्परेचर. सो इनिशियल कंडीशन ऑफ द स्टीम इज 20 बार एंड 360 डिग्री सेंटीग्रेड. तो सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि 20 बार एंड 360 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टीम की कंडीशन क्या होगी. वो ड्राई स्टीम है, वेट स्टीम है या फिर सुपरहीटेड स्टीम. तो सबसे पहले तो आपको क्या देखना पड़ेगा, यहाँ पर स्टीम की कंडीशन देखना पड़ेगी बिफोर द एक्सपांशन टू द टरबाइन. टरबाइन के एक्सपांशन के पहले स्टीम की कंडीशन क्या है. एंड देन इट इज एक्सपांड टू 0.08 बार. अभी कहाँ तक एक्सपांड हो रहा है, 0.08 बार. दैट मींस द बेक प्रेशर और द कंडेंसर प्रेशर जो भी दिया है वो है 0.08 बार. And it is then condensed in a condenser to saturated water. मतलब पूरी तरीके से जो स्टीम है वो कंडेंस हो गई है कंडेंसर में और वो सेचुरेटेड वाटर के फॉर्म में आ गई है. मतलब स्टीम से कंडेंस होके पूरी तरीके से वाटर में कन्वर्ट हो चुकी है. द पंप फीडबैक द वाटर टू द बॉयलर. इसके बाद जो पंप है वो फीडबैक कर रहा है वाटर को बॉयलर में फिर से सप्लाई करने का काम कर रहा है. आइडियल रेनकाइन साइकिल इमेजिन करना है आपको और डिटरमाइन करना है वर्क डन पर केजी ऑफ स्टीम. वर्क डन पर केजी ऑफ स्टीम दैट मींस यहाँ पर जो स्टीम की क्वांटिटी आपको इमेजिन करना है वो पर केजी के लिए आपको सारे कैलकुलेशंस करना रहेंगे. एंड सेकंड रेनकाइन इफिशिएंसी. आपको सेकंड इसमें रेनकाइन इफिशिएंसी पता करना है. तो ठीक है, करना स्टार्ट करते हैं. आप भी ट्राई कीजिए पहले और मुझे बताते जाइएगा कि क्या क्या पॉइंट्स मिलेंगे हमें. उसके पहले इसका अगर हम डायग्राम देखें, टीएस डायग्राम बनाने का ट्राई करें तो टीएस डायग्राम किस तरीके से होगा इसका वो देखते हैं हम. ठीक है, तो सबसे पहले मैं टीएस डायग्राम बना रहा हूँ अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस. तो अगर टीएस डायग्राम की बात करें आप तो कुछ इस तरीके से आपको टीएस डायग्राम यहाँ पर दिखेगा. वाई एक्सिस पे आप ले रहे हैं टेम्परेचर, एक्स एक्सिस पे रहेगा आपका एंट्रोपी. और उसको अगर आप देखें तो टीएस डायग्राम के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पंप वर्क करना पड़ेगा. तो पंप में जो वर्क होता है दैट इज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस. सो 1 से लेके 2 तक की जो प्रोसेस आपकी होगी वो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगी. अगर इसका डोम आप कंसीडर करें तो इस तरीके से कुछ डोम आप इसका बना सकते हैं यहाँ पे. लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो बताया है कंडेंसेशन के बाद की जो सिचुएशन आपको दी है उसमें वाटर आपको कैसा दिया है, आपको स्टीम दी है सेचुरेटेड. दैट मींस ये जो पॉइंट आएगा ये आपका आएगा सेचुरेशन कर्व पर. तो आप यहाँ से बनाएंगे 1 से 2 पंप वर्क. पंप के बाद आप इसको सप्लाई करते हैं बॉयलर में. बॉयलर में इसको हीट मिलती है कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर पे. अब सिचुएशन क्या है, अब सिचुएशन हम देखते हैं. प्रेशर हमें दिया है, इनिशियल प्रेशर जो दिया है जिसको हम बॉयलर प्रेशर बोलेंगे. सो बॉयलर प्रेशर के लिए हम नोटेशन यूज करते हैं P1. कितना है 20 बार. और टेम्परेचर जो दिया है यहाँ पर टेम्परेचर इज कितना है, टेम्परेचर 360 डिग्री सेंटीग्रेड. सो टेम्परेचर इज 360 डिग्री सेंटीग्रेड. तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, आपको स्टीम टेबल में जाना है और 20 बार के करस्पॉन्डिंग सेचुरेशन टेम्परेचर देखना है. मुझे देख के बताइए 20 बार के करस्पॉन्डिंग सेचुरेशन टेम्परेचर कितना होता है सर? 212.4 212.4 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है. तो अगर यहाँ पर मैं इस कंडीशन में सेचुरेशन टेम्परेचर देखूं तो मेरा सेचुरेशन टेम्परेचर आ रहा है 212.4 डिग्री सेंटीग्रेड. तो यहाँ पर हमें देखना रहेगा कि अगर सेचुरेशन टेम्परेचर की वैल्यू स्टीम टेम्परेचर का जो गिवन स्टीम टेम्परेचर है उससे अगर कम होती है तो इस कंडीशन में हमें ये समझना है कि जो स्टीम है वो सुपरहीटेड स्टीम है. तो जो टरबाइन के बिफोर एक्सपांशन पॉइंट आपको चाहिए रहेगा वो कैसा हो जाएगा, वो
सुपर हीटेड हो जाएगा, यहाँ कहीं तक आपको मिलेगा। तो 1 और 1 से लेके 2, 2 से लेके 3 तक का ये पॉइंट हो जाएगा आपका। 3 के बाद देन 4, 4 के बाद आपका एक्सपेंशन होगा यहाँ कहीं 5, और 5 के बाद आप वापस फिर आपको 3 सॉरी इसको आप हीटिंग आप यहाँ तक कर रहे हैं तो ये पॉइंट आपका हो जाएगा 3, और देन एक्सपेंशन होगा तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका 4। यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ जो भी प्रेशर होगा उसको हम बोलेंगे बैक प्रेशर पीबी, और इसी बैक प्रेशर को हम कंडेंसर प्रेशर भी बोलते हैं। और कंडेंसर प्रेशर या जो बैक प्रेशर दिया है क्वेश्चन में दैट इज 0.08 बार। तो यहाँ पर जो प्रेशर की वैल्यू है 0.08 बार है, ठीक है। जो बॉयलर प्रेशर है जिसे मैं डिनोट कर रहा हूँ P1 से, बॉयलर प्रेशर की वैल्यू दे रखी है 20 बार पे। स्टीम जो सुपर हीटेड हुई है वो सुपर हीटेड स्टीम का टेम्परेचर है 360 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये सारी कंडीशन जो भी थी हमने यहाँ पर ड्रॉ कर ली है। डायग्राम में डायरेक्शन बना देता हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, अब हमें जो फाइंड आउट करना है वो क्वांटिटीज देखते हैं। हमें जो पता करना है इसमें नेट वर्क डन पर केजी ऑफ स्टीम निकालना है। तो आपको पता है नेट वर्क डन आपको जो मिलेगा वो स्टीम टरबाइन में मिलता है, और टरबाइन का एक्सपांशन जो है वो आइसेंट्रोपिक है 0.3 से लेके 4 तक। तो अगर यहाँ वर्क डन की बात करूं मैं, वर्क डन इन द टरबाइन WT जिसे डिनोट करते हैं हम, तो अगर इसकी बात करें तो वो होगा H3 माइनस H4। तो आपको यहाँ पर वर्क डन के लिए फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा H3 माइनस H4, और जिससे कि आपको टरबाइन वर्क मिलेगा। देन आपको पंप वर्क फाइंड आउट करना पड़ेगा WP, ठीक है। तो पंप वर्क के लिए जो कंडीशन हम लगाते हैं दैट इज अगर पंप वर्क की बात करें तो वो होगा आपका H2 माइनस H1। और एक और फॉर्मूला हमने डिराइव किया था इसके लिए पंप वर्क के लिए, जिसमें हमने वैल्यू देखी थी P1 माइनस PB अपॉन 10। इससे हमें किलोवाट में वर्क मिलता है, किलोवाट सॉरी किलो जूल पर केजी में आपको यहाँ से वर्क की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ से भी आप किलो जूल पर केजी में निकाल सकते हैं, और इससे भी जो वैल्यू आपको आएगी किलो जूल पर केजी में मिल जाएगी। नेक्स्ट आपको जो टोटल वर्क निकालना रहेगा वो टोटल वर्क आपका रहेगा WT टरबाइन वर्क माइनस पंप वर्क। तो हमें इस क्वेश्चन में जो है नेट वर्क डन निकालना है वो होगा टरबाइन वर्क माइनस पंप वर्क, जिसको हम WS से डिनोट करते आ रहे हैं अभी तक डेरिवेशंस में। तो सभी चीजें जो भी है मैंने आपके सामने लिखी है। अब आपको जो फाइंड आउट करना है वो आपको H1 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। दैट मींस यहाँ पर एंथैल्पी कितनी होगी, H2 की वैल्यू आप पता करना चाहते हैं वो निकाल सकते हैं। इसके अलावा आपको H3 की वैल्यू चाहिए रहेगी और H4 की वैल्यू चाहिए रहेगी। तो ये सारा कैलकुलेशंस आपको यहाँ पर करना रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले H1 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं हम। तो H1 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, H1 जो है वो सैचुरेशन कर्व पे आ रहा है। यहाँ पर आपको वाटर मिलेगा तो आप इसको HF1 से भी डिनोट कर सकते हैं। और ये कितने प्रेशर पे मिल रहा है, 0.08 बार पर, 0.08 बार पर। तो आपको स्टीम टेबल में जाना है, 0.08 बार पर HF की वैल्यू फाइंड आउट करना है। स्टीम टेबल में 0.08 बार पर HF की वैल्यू 173.9 यूनिट क्या रहेगी, किलो जूल पर केजी, ठीक है। सेकंड हम H2 पॉइंट अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो H2 पॉइंट के लिए हमें कोई कंडीशन अलग से दी नहीं है। H2 पे एंथैल्पी, दैट मींस सेकंड पॉइंट पर एंथैल्पी निकालने के लिए आपको जो है एंथैल्पी जो पंप वर्क का फॉर्मूला है वही यूज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ WP इज इक्वल टू H2 माइनस
H1, और ये जो H2 माइनस H1 होता है ये किसके इक्वल होता है, P1 माइनस PB अपॉन 10। तो इससे जो आपको वैल्यू मिलती है वो वैल्यू आपको डायरेक्टली मिलती है किलो जूल पर केजी में, किलो जूल पर केजी में। तो रखिए वैल्यू आप, P1 की वैल्यू है हमारे पास 20 बार में रखना है क्योंकि हमें ये, और PB की वैल्यू है 0.08 और डिवाइड बाय 10। इसको सॉल्व कीजिए जरा, बताइए WP की वैल्यू कितनी आ रही। 1.992 1.992 किलो जूल पर केजी। ठीक है, अब आप चाहे तो यहाँ से H2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। H2 विल बी इक्वल टू WP प्लस H1। So WP is 1.992 प्लस H1। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर अपन ने प्रेशर को पास्कल में नहीं करा, बार में रख दिया था। हाँ, नहीं ये अपन जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं WP वाला, उसमें P1 माइनस PB अपॉन 10 जो रहता है, ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट यूज करते हैं प्रेशर जब बार में अपने को दिया हो। और क्लास में उस टाइम शायद मैंने कुछ आपको गलत बोल दिया होगा या जैसा भी है, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि P1 माइनस PB अपॉन 10 जब आप पंप वर्क का फॉर्मूला यूज करेंगे तो इस केस में आपको जो प्रेशर है वो हमेशा बार में ही यूज करना है, क्योंकि जो भी कंडीशन आपको क्वेश्चन में दी होती है वो हमेशा बार में ही दी होती है। तो आप डायरेक्ट बार वाली वैल्यू रख लीजिए। अब H1 कितना है, 173.9। दोनों को ऐड करके बताइए कितना आ रहा है ये। सर 175.892 175.892 किलो जूल पर केजी। देखिए अभी तक हमने क्या निकाल लिया है, 0.1 पे एंथैल्पी निकाल ली है, 0.2 पे एंथैल्पी निकाल ली। अब हमें निकालना है 0.3 पे एंथैल्पी की वैल्यू। तो 0.3 पे एंथैल्पी की वैल्यू निकालने के लिए हमें स्टीम की कंडीशन पता होना चाहिए, जो कि हमने ऑलरेडी पता कर ली है। कैसे पता की थी हमने, हमारा जो स्टीम का टेम्परेचर है जिसको हम कैपिटल T से डिनोट कर रहे हैं, और जो सेचुरेशन टेम्परेचर आ रहा है दैट मींस उस प्रेशर पर स्टीम फॉर्मेशन के लिए जो टेम्परेचर हमें लगेगा, वो उस कंडीशन में स्टीम का टेम्परेचर कैपिटल T इज ग्रेटर देन द सेचुरेशन टेम्परेचर ऑफ द स्टीम करस्पॉन्डिंग टू प्रेशर 20 बार। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि ये सुपर हीटेड स्टीम होगी। तो H3 निकालने के लिए आप जाएंगे सुपर हीटेड स्टीम टेबल में। स्टीम टेबल में पीछे की तरफ आपको सुपर हीटेड स्टीम टेबल दी होगी, वहां पर आप जाइए और देखिए कि Hg की वैल्यू कितनी है, किसके करस्पॉन्डिंग देखना है आपको, 20 बार और 360 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 20 बार एंड 360 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप Hg की वैल्यू देखिए और बताइए कितना आ रहा है। तो जो आपकी H3 की वैल्यू है that is the value of Hg3 at 0.3। सुपर हीटेड स्टीम टेबल से ये वैल्यू आपको मिलेगी। देखिए और बताइए क्या आ रहा है। 360 नहीं है, 350 और 400 है। हाँ, तो 350 और 400 है ना, तो आपको फिर यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, इंटरपोलेशन लगाना पड़ेगा। तो मैं जैसा आपको बता रहा हूँ वैसा आप वैल्यू मुझे बताते जाइएगा। मैं बोर्ड थोड़ा सा साफ कर रहा हूँ, और ये जो भी वैल्यूज मैं आपसे पूछूं तो आप मुझे बताते जाइएगा। मैं यहाँ से इसको रब कर रहा हूँ। देखिए आप बताइए 350 पे कितनी आ रही है एंथैल्पी। 3137। 3137, ठीक है। और फिर इसके बाद पॉइंट कौन सा है, 400 वाला है। यस सर। यस सर। तो 400 डिग्री पे कितनी आ रही है, 3247। 3247 0.6। इसमें कुछ था पॉइंट ऊपर वाले में, 350 वाले में नहीं सर। ठीक है। अब आप देखिए 400 और 350 में कितने का डिफरेंस है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस है। इन दोनों का डिफरेंस निकालिए कितना आ रहा है, 3247.6 में से माइनस कीजिए आप 3137, बताइए कितना आ रहा है। 110.6।
0.6। तो ये कितने डिग्री के लिए चेंज में आया है? 50 डिग्री के लिए। आपको कितने के लिए निकालना है? 360 डिग्री के लिए। तो 360 डिग्री पे आप जब वैल्यू निकालेंगे दैट मींस वो क्या होगा, 350 डिग्री पे जो वैल्यू आ रही प्लस 10 डिग्री में जो चेंज आ रहा है। तो अगर इसको मैं 10 डिग्री के लिए चेंज के लिए निकालूं तो क्या करूंगा, मैं इसको 5 से डिवाइड करूंगा। डिवाइड करें इसे 5 से, 22.12 22.12। ठीक है, तो 350 पे हमारी वैल्यू है 3137 और इसमें ऐड कीजिए आप 22.12। बताइए कितना आ रहा है? 3159.12 59.12 9.12। तो मैं इसका ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी किसकी आ गई है? H3 की वैल्यू। ठीक है, समझ में आया H3 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की है? पीछे जो स्टीम टेबल आपको स्टीम टेबल में जो आपको वैल्यूज मिलेंगी वो 50-50 डिग्री पे बनाई गई है। तो आपको देखना है कि 350 पे कितनी वैल्यू आई है और 400 पे कितनी वैल्यू आई है, वो वैल्यू चेक कर लेना है, उनका डिफरेंस ले लेना है। तो आपको 50 डिग्री में आने वाला चेंज मिल जाएगा। आप चाहे तो 1 डिग्री में आने वाला चेंज निकाल सकते हैं, उसको डिवाइड बाय 50 करके, एंड देन आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 10 डिग्री के लिए। तो इस तरीके से आपको 360 पे जो वैल्यू होगी वो होगी 350 प्लस 10 डिग्री। इसको, इस मेथड को बोलते हैं इंटरपोलेशन। तो इस तरीके से हम ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको H3 की वैल्यू मिल गई है, H4 निकालना है। अब H4 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब H4 वाला जो पॉइंट है वो आपको अभी पता नहीं है कि क्योंकि क्वेश्चन में आपको ये नहीं बताया है कि एग्जैक्टली वो जो स्टीम है एक्सपांशन के बाद ड्राई स्टीम मिल रही है। तो ड्राई स्टीम अगर मिलती है तो एग्जैक्टली ये पॉइंट 4 यहाँ पर आना चाहिए था। लेकिन अगर ड्राई स्टीम नहीं मिल रही है, क्वेश्चन में कंडीशन में अगर आपको ये नहीं बताया है कि ड्राई स्टीम है, तो फिर आपको ये क्या इमेजिन करना है कि ये जो कर्व है कैसा है, ये पॉइंट जो आपको मिल रहा है कर्व के अंदर कहीं मिल रहा है। आ रही बात समझ में? मतलब यहाँ कहीं है 0.4। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो इस कंडीशन में आपको ये दोनों कर्व के बीच वाला पॉइंट मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको जो स्टीम मिलेगी वो वेट स्टीम रहेगी, और वेट स्टीम रहेगी तो यहाँ पर H4 जो आप निकालेंगे, H4 निकालने के लिए आपको वेट स्टीम वाला जो फॉर्मूला आप यूज करते हैं वो यूज करना पड़ेगा। तो वो क्या होगा? HF4 प्लस X HFG, ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट पे जो ड्राइनेस फ्रिक्शन है उसको मैं X4 से डिनोट कर देता हूँ। तो अभी आपके पास फोर्थ पॉइंट पे ड्राइनेस फ्रिक्शन की वैल्यू भी नहीं है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे हम? इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि X4 फाइंड करना पड़ेगा। तो X4 के लिए आपको एक कंडीशन ये पता है कि अगर स्टीम में जो एक्सपांशन होता है वो आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन होता है, तो उस केस में जो एंट्रोपी 0.3 की होगी वही एंट्रोपी किसकी होगी? 0.4 पे होगी। तो आपको एंट्रोपी वाली कंडीशन लगाना है, दैट मींस S3 इज इक्वल टू S4। और S3 वाला जो पॉइंट है वो आ रहा है आपका सुपर हीटेड जोन में, और S4 वाला जो पॉइंट है वो आपका आएगा वेट स्टीम वाले जोन में। तो यहाँ पर S3 की जो वैल्यू है वो आप डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, कहाँ से? स्टीम टेबल से। तो वो वैल्यू भी आपको कहाँ से निकालना पड़ेगी? स्टीम टेबल से। तो आप जाइए फिर से सुपर हीटेड स्टीम टेबल में, और 20 बार और 360 डिग्री के करस्पॉन्डिंग 20 बार और 360 डिग्री के करस्पॉन्डिंग आप वैल्यू पता करिए कि एसजी की वैल्यू कितनी आ रही है, बताइए। ये 350 पे है 6.956। 350 पे वैल्यू आ रही है 6.956। यूनिट बताइए, किलो जूल पर केजी इंटू केल्विन। हाँ, 400 पे बताइए। 7.127 7.127 किलो जूल पर केजी इंटू केल्विन। ठीक है, अब दो का डिफरेंस लीजिए, जैसा पिछले केस में किया था 50 डिग्री चेंज पर कितना आ रहा है?
50 डिग्री के लिए चेंज बताइए, इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, कितना आ रहा बताइए। सर 6.99 रहेगा फाइनली। आप पहले एक मिनट बेटा ये तो बता दीजिए मुझे। सेव मैं ही करूँगा। सर 0.171 0.171, ठीक है। अब 10 डिग्री के लिए चेंज देख लीजिए कितना आ रहा है, डिवाइड बाय 5 करके। और फाइनली आपको क्या करना है यहाँ पर, S3 हो जाएगा आपका 350 डिग्री पे जो भी वैल्यू थी 6.956 प्लस आपका जो भी 10 डिग्री पे डिफरेंस आया है 0.171 बाय 5। अब बताइए ओवरऑल कितना आ रहा है S3? 6.99। 6.99, ठीक है। तो ये S3 की वैल्यू जो आ रही है 6.99 वो आप यहाँ लिख सकते हैं। S4 की जगह आपको एंट्रोपी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा फिर से, और एंट्रोपी जो आप यहाँ पर यूज करेंगे वो फॉर्मूला आपका रहेगा SF4 प्लस X4 इंटू SFG4, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर यूज करना है। तो अब आपको क्या करना है कि 0.08 बार जो दिया है 0.08 बार पर आपको SF की वैल्यू पता करना है और SFG की वैल्यू पता करना है। तो स्टीम टेबल में जाएंगे, कौन सी वाली स्टीम टेबल में, जिसमें प्रेशर की वैल्यू आपको पहले दी होती है। तो 0.08 बार पर जाइए, SF की वैल्यू बताइए कितनी आ रही? 0.593। 0.593, ठीक है। अब यहाँ X4 को X4 ही लिख रहा हूँ। 0.08 बार पर SFG की वैल्यू बताइए। 7.636। 7.363 ये वैल्यू रखिए और फाइनली मुझे बताइए X4 कितना आ रहा है? 636 है। यस सर 636 आएगा, 7.636। 7.636, सर 0.8355। 636, ठीक है। और इसको सॉल्व कीजिए और X4 बताइए कितना आया? 0.83 0.8377। कितना आ रहा है? 0.8377। 0.8377, ठीक है। अब क्या करना है हमें, H4 की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो H4 का फॉर्मूला मैंने यहाँ ऊपर लिख रखा है, इसमें आप X4 की वैल्यू रख के वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं फिर से फॉर्मूला लिख रहा हूँ, H4 इज इक्वल टू HF4 प्लस X4 इंटू HFG4, ठीक है। तो आप बताइए H4 वाला पॉइंट जो है कितने पे आ रहा है? 0.08 बार पे। तो 0.08 बार पर HF की वैल्यू बताइए कितनी आ रही? 173.9। 173.9, ठीक है। प्लस X4 जो हमने अभी कैलकुलेट किया है 0.8377। HFG की वैल्यू बताइए 0.08 पे? 2403.1। 2403.1, ठीक है। सॉल्व कीजिए इसे। 2181.75। 2181.75 किलो जूल पर केजी, ठीक है। तो ये H4 की भी वैल्यू जो हमें फाइंड आउट करना थी ये वैल्यू हमने निकाल ली। अब हमें क्या पता करना है इसमें? टरबाइन वर्क। तो टरबाइन वर्क क्या होता है? दैट इज WT, टरबाइन वर्क WT। टरबाइन कहां से कहां तक एक्सपांड हो रही है? टरबाइन में स्टीम एक्सपांड हो रही है 0.3 से लेके 4 तक। दैट मींस H3 माइनस H4। H3 कितना हमने कैलकुलेट किया है? 3159.12 माइनस H4 है हमारा 2181.75। दो का डिफरेंस लेके बताइए मुझे कितना आ रहा है? सर 977.37। 977.37 किलो जूल पर केजी,
ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, पंप वर्क ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके। पंप वर्क जरा एक बार फिर से बताइएगा कितना आया था, WP 1.992 1.992 किलो जूल पर केजी। ठीक है, तो यहां से नेट शाफ्ट वर्क हम निकाल सकते हैं, WT माइनस WP, दैट मीन्स 977.37 माइनस 1.992। बताइए कितना आ रहा है? 975.37 975.37 किलो जूल पर केजी। ठीक है, तो पहला वाला जो पार्ट हमसे पूछा था क्वेश्चन में, वो पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया। सेकंड हमें इसमें निकालना था रेनकाइन इफिशिएंसी पूछी है। तो रेनकाइन इफिशिएंसी के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? सिंपल सा है, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो इफिशिएंसी ऑफ रेनकाइन साइकिल आउटपुट अपॉन इनपुट की टर्म में अगर हम देखें, आउटपुट में आपको यहाँ पर जो भी है वर्क मिल रहा है, दैट इज WS डिवाइड बाय हीट सप्लाइड QI। तो हीट कहाँ पर सप्लाई कर रहे हैं आप हीट सप्लाई कर रहे हैं बॉयलर में, दैट मींस 0.2 से लेके 0.3 तक। तो यहाँ जो QI की वैल्यू है, QI की वैल्यू रहेगी आपकी H3 माइनस H2। तो मैं एफिशिएंसी ऑफ रेनकाइन डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, WS की वैल्यू आपको आई थी, या फाइंड आउट कर लीजिए H3 माइनस H2 कितना आ रहा है। H3 है आपके पास 3159, एक मिनट में लिख दो ये 12 माइनस H2 की वैल्यू बताइए बेटा कितनी आई थी। So 175.892. 175.892। इन दो का जो डिफरेंस निकाला है उससे हमें QI मिला है। QI आया कितना? 2983.22 29 2983.2। 83.2. ठीक है, तो इफिशिएंसी के फॉर्मूले में रखिए आप। WS हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 975.37 डिवाइड बाय 2983.2, और परसेंटेज में लाने के लिए हम इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, बताइए कितना? 32.6. 32.69 32.69%। ठीक है, अब आप में से किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए मुझसे। इसमें क्लियर हुआ सभी को? यस सर। इम्पोर्टेंट चीजें ये है कि आपको कंडीशंस ध्यान रखना है कि प्रेशर आपका हायर प्रेशर कितना दिया है, दैट मींस बॉयलर प्रेशर कितना दिया है, बेक प्रेशर या कंडेंसर प्रेशर कितना दिया है, 0.3 कहाँ पे लाई कर रहा है, वो सुपर हीटेड जोन में जा रहा है या ड्राई स्टीम जोन में जा रहा है। ठीक है, फिर जो एक्सपांशन हो रहा है टरबाइन का वो ड्राई स्टीम जोन में मिल रहा है हमें या वेट स्टीम जोन में मिल रहा है। ये सारे छोटे छोटे से पॉइंट अगर आप ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन काफी इजीली आप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं हम करने का। तो क्वेश्चन लिखा रहा हूँ, आप लिख लीजिए, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। लिखिए आप, an industrial steam power plant, an industrial steam power plant is supplied with, an industrial steam power plant is supplied with steam, an industrial steam power plant is supplied with steam at 80 bar, at a pressure of 80 bar and temperature 350 degree centigrade, at a temperature 80 bar and temperature 350 degree centigrade, and steam is discharged
at atmospheric pressure and steam is discharged at atmospheric pressure. At atmospheric pressure of 712.5 mm of Hg. 712.5 mm of Hg. 712.5 mm of Hg. ठीक है, आगे लिखिएगा, कैलकुलेट thermal efficiency and turbine work. Calculate thermal efficiency and turbine work for a steam flow rate of 2 kilogram per second. For a steam flow rate of 2 kilogram per second. Consider the pump work also. That means you should not neglect the pump work in this case. ठीक है, तो कोई इंडस्ट्रियल स्टीम पावर प्लांट है तो आपको पता है कि जितने भी इंडस्ट्रियल स्टीम पावर प्लांट होते हैं वो सारे इंडस्ट्रियल स्टीम पावर प्लांट जो होते हैं वो रेनकाइन साइकिल के प्रिंसिपल पर ही वर्क करते हैं और कंडीशंस आपको जो दी है दैट इज 80 बार एट 350 डिग्री सेंटीग्रेड. तो उस कंडीशन में आपको जो बताया है प्रेशर जो दिया हुआ है, बॉयलर का प्रेशर जो इस केस में आपको दिया है दैट इज 80 बार. तो इस क्वेश्चन के केस में जो सॉल्व करेंगे हम उसमें आपको जो प्रेशर दिया है वो दिया है 80 बार. बॉयलर प्रेशर आपके लिए हो गया 80 बार, लिख लीजिए यहाँ पर 80 बार. आपको डायग्राम हर केस में बनाना है क्योंकि जब तक आप डायग्राम नहीं बनाएंगे आपको क्लियर नहीं होगा. तो 80 बार दिया हुआ है आपको हायर प्रेशर. तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ P1 दैट इज द प्रेशर ऑफ बॉयलर प्रेशर इज 80 बार. कंडीशन टेम्परेचर की जो स्टीम की टेम्परेचर दिया है बताइए कितना है, 350 डिग्री. तो कैपिटल T की वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है, 350 डिग्री सेंटीग्रेड. अब मुझे जल्दी से बताइए 80 बार और 350 डिग्री सेंटीग्रेड पर, या सबसे पहले तो आप बताइए 80 बार के करस्पॉन्डिंग सैचुरेशन टेम्परेचर कितना होता है. 0.4739. 2 मिनट सर 295.1. हाँ, सैचुरेशन टेम्परेचर अगर हम देखें 80 बार के करस्पॉन्डिंग तो वो आ रहा है 295.1 डिग्री सेंटीग्रेड. तो यहाँ फिर से आपको क्या चेक करना है, आपको ये देखना है कि जो आपका सैचुरेशन टेम्परेचर है वो और स्टीम टेम्परेचर है दोनों में क्या रिलेशन. अब आपका स्टीम का जो टेम्परेचर है वो 350 डिग्री सेंटीग्रेड है जो कि सैचुरेशन टेम्परेचर से ज्यादा है. और अगर सैचुरेशन टेम्परेचर से ज्यादा है इसका मतलब स्टीम कैसी है, बताइए कैसी स्टीम है, सुपर हीटेड स्टीम है. तो फिर से आपको जो डायग्राम बनाना पड़ेगा वो किसके लिए बनाना पड़ेगा, सुपर हीटेड वाली जो कंडीशन है उसके लिए बनाना पड़ेगा. ठीक है, आपको समझ में आ गई मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ. इसके बाद आपको आगे क्या करना है, जिस तरीके से हमने ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया था वही सारी चीजें आपको यहाँ पर लगाना रहेगी. एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ क्या पूछा है फिर आपको बता देता हूँ. कोई इंडस्ट्रियल स्टीम पावर प्लांट है जिसमें स्टीम सप्लाई हो रही है 80 बार पर 350 डिग्री सेंटीग्रेड पर. स्टीम इज डिस्चार्ज एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अब यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी चीज दी है कि जो डिस्चार्ज प्रेशर है वो उन्होंने बताया है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है. और पर हमारे लिए कंडीशन क्या है यहाँ पर कि जो प्रेशर आपको बैक प्रेशर दिया है PB, तो बैक प्रेशर PB की जो वैल्यू है
वो आपको दी है mm ऑफ hg में। तो अगर pb की वैल्यू को आप देखें तो pb वैल्यू आ रही है आपकी mm ऑफ hg में। तो इस mm ऑफ hg को आपको सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा बार में। तो mm ऑफ hg को बार में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें, ये चीज आप ध्यान से देख लीजिएगा। मैं पहले एक्स्ट्रा चीजें जो है सब यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। तो आपको बेक प्रेशर दिया है 712.5 mm ऑफ hg। तो सबसे पहले इसको आपको बार में कन्वर्ट करना होगा। बार में कन्वर्ट करने के लिए मैं सिंपल सा फॉर्मूला लिख रहा हूँ, वो आप हमेशा याद रखिएगा। 7 जो भी प्रेशर आपको mm ऑफ hg में दिया हो उसको लिख लीजिए पहले 712.5। अब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर mm ऑफ hg में होता है दैट इज 760 mm ऑफ hg, उससे डिवाइड कर दीजिए आप। एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज हुई है स्टीम और उस जो डिस्चार्ज प्रेशर है वो है 712.5 mm ऑफ hg। और आपको पता है कि जो प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर mm ऑफ hg की टर्म में वो कितना होता है 760 mm ऑफ hg। तो आप उससे डिवाइड कर लीजिए और फिर इसको आपको बार में लाना है। तो बार में लाने के लिए आपको 1.0235 बार से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब इस फैक्टर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 1.0235 नहीं होगा 135, ठीक है। इससे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, बताइए कितना आ रहा है ये। सर 0.959 बार। 0.959, ठीक है। 712.5 डिवाइड बाय 760 इंटू 1.0135। तो इससे जो भी वैल्यू आपको मिलेगी 13 मैंने कुछ गलत लिखा है 1325 होता है। एक बार फिर से चेक कीजिए कितना आ रहा है ये, आप करेक्ट करके 1.01325 से मल्टीप्लाई करें। आई थिंक ये 0.985 आ रहा है। 0.985 0.985। देखिए 712.5 डिवाइड बाय 760 इंटू 1.01325, ये करने पे कितना आ रहा है? 0.9499। हाँ 0.9499 आ रहा है ना, लगभग वो 95 हो जाएगा। तो उसको हम लिख लेते हैं 0.95 बार, जिसको हमने कितना लिया 0.95 बार। तो प्रेशर आपका कितना हो गया 0.95 बार। ये प्रेशर कौन सा है, बेक प्रेशर या एग्जॉस्ट प्रेशर बोलते हैं, या इसी को कंडेंसर प्रेशर भी हम बोलते हैं। तो इस केस में कंडेंसर में नहीं जा रही है स्टीम, कहाँ पे जा रही है बताइए, कहाँ जा रही है? एटमॉस्फेयर में, ठीक है। अब आप पता कीजिए इसमें हम टरबाइन वर्क निकाल सकते हैं क्या? H3 और H4 की वैल्यू है क्या आपके पास? H3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप ये बताइए। सर सुपर हीटेड वाली कंडीशन है। हाँ तो आप स्टीम टेबल में जाइए,